विद्यार्थियों, आज एमए साइंस ऑफ लिविंग परीक्षा मेडिटेशन एंड योग के फोर्थ पेपर अप्लाइड साइकोलॉजी की फिफ्थ यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ यूनिट में इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और उन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को प्रेक्षा मेडिटेशन एंड योग के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाए, इसको भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। हमारा अभी का पहला टॉपिक है इंडस्ट्रियल मोरल एंड ट्रेनिंग ऑफ साइंस ऑफ लिविंग। उत्साह या मनोबल शब्द का प्रयोग औद्योगिक क्रांति के विकास से पूर्व सेना में किया जाता था। वर्तमान में इसका प्रयोग स्कूल, विश्वविद्यालयों, सामुदायिक केंद्रों या जितने भी सोसाइटी के अंग हैं उन सभी में मोरल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसी भी क्षेत्र में किया जाए, लेकिन केंद्रीय अर्थ में सभी लोगों द्वारा पूर्ण सहयोग की भावना को इंक्लूड किया जाता है। पहले उद्योगों में उत्पादन वृद्धि के लिए मशीनों को महत्व दिया जाता था, तो कभी कर्मचारी की क्षमता पर, लेकिन आज औद्योगिक मनोबल पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। यदि उद्योग में सम्मिलित जो कर्मचारी या जो प्रबंधक मंडल हैं उनका मनोबल लेवल ऊंचा ना हो तो उद्योग की साख गिर जाती है, उद्योग का उत्पादन गिर जाता है और उद्योगों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हमारा सेकंड है जो नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ मोरल। औद्योगिक मनोबल का तात्पर्य उद्योग में कर्मचारी की उस अनुभूति से है जिसमें वह समूह के सामान्य उद्देश्यों में विश्वास करता है। कार्य के प्रति निष्ठा, सहयोग, धैर्य और विषय परिस्थितियों में व्यक्तिगत लाभ को छोड़कर समूह को आचार संहिता के अनुसार कार्य करता है। औद्योगिक क्षेत्र में यही मनोबल औद्योगिक मनोबल के नाम से जाना जाता है। यदि हम इसकी डेफिनेशन पर विचार करें तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इंडस्ट्रियल मोरल को लेकर अपनी अपनी डेफिनेशन दी। इनमें दो साइकोलॉजिस्ट ब्लम और गियन ने इंडस्ट्रियल मोरल पर बहुत ज्यादा काम किया है। ब्लम ने कहा, औद्योगिक मनोबल कर्मचारी की वह भावना है जो उसे इस बात की अनुभूति कराती है कि वह अपने कर्मचारी समूह का एक सदस्य है तथा समूह के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वह अपने समूह में पूरा विश्वास करता है। इसके बाद गियन ने कहा, व्यक्ति की आवश्यकताओं की तृप्ति उस सीमा तक होती है जहां वह अपनी कार्य परिस्थिति से संतुष्टि की आशा करता है, वही मनोबल है। ब्लम ने ही अपनी डेफिनेशन को और आगे बढ़ाया और उन्होंने औद्योगिक मनोबल को 4 रूपों में परिभाषित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, समूह एकता की अनुभूति, लक्ष्य के प्रति आवश्यकता, लक्ष्य के प्रति प्रगति और समूह में व्यक्ति के कुछ कार्य जिनके द्वारा वह सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यदि हम औद्योगिक मनोबल की परिभाषाओं पर ध्यान दें तो औद्योगिक मनोबल का अर्थ इस स्थिति से लगाया जाता है कि जब एक कर्मचारी अपने समूह के उद्देश्यों पर विश्वास करता है, उसको समूह के कार्यकलापों, कार्य परिस्थितियों से पूरी संतुष्टि होती है, उसमें समूह एकता की भावना होती है, वह समूह के लक्ष्य को अपना लक्ष्य मानकर चलता है। यदि ऐसा होता है
तो उस समूह में औद्योगिक मनोबल या उस व्यक्ति में औद्योगिक मनोबल माना जाता है। फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मोरल, मनोबल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहला वेतन, पदोन्नति, कार्यदशाएं, कार्य के प्रति जानने की इच्छा, पद स्थिति और सामाजिक कारक। यदि व्यक्ति का वेतन अपने कार्य के अनुसार हो, व्यक्ति का वेतन अधिक हो, उसको समय समय पर पदोन्नति मिले, उसका प्रमोशन मिले, उसकी कार्यदशाएं जहां जिस स्थिति में वो कार्य करता है उसका आपसी संबंध बहुत अच्छा हो, वह अपने सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो और जितने भी सहयोगी जो उसके साथ काम करते हैं वे सहयोगी भी उस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा सहयोग रखते हों, उससे सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित होता है। और दोषपूर्ण भौतिक दशाएं यदि हों तो उनको ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि दोषपूर्ण भौतिक दशाएं व्यक्ति में कार्य मनोबल को घटाती हैं। दोषपूर्ण भौतिक दशाओं का अर्थ है उसका उस जगह का वायुमंडल कैसा है, वह जगह गर्म है, वह जगह बहुत ज़्यादा ठंडी है, उस जगह में सफोकेशन कितना है। यदि कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं तो व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता कम होती है, और जैसे जैसे व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता कम होगी उसमें मनोबल भी कम होता जाएगा। कार्य के प्रति जानने की इच्छा, यदि वो उस व्यक्ति में एक प्रेरणा है कि वह अपने कार्य के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी एस्पेक्ट्स को जानने की इच्छा रखता है, वह उनको समझने की इच्छा रखता है, तब ग्रुप मोरल ऊंचा होता है। पद स्थिति, किसी भी इंडस्ट्री में देखा जाए तो मुख्यतः दो वर्ग होते हैं, एक कर्मचारी का वर्ग होता है और एक प्रबंधक का वर्ग होता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के लिटरेचर ऐसा कहते हैं कि जो प्रबंधक मंडल में या जो ऑफिसर लेवल में जो व्यक्ति होते हैं उनका ग्रुप मोरल ऊंचा होता है, और जो नीचे के लोग होते हैं, कर्मचारी लोग होते हैं, उनका ग्रुप मोरल नीचा होता है। और ग्रुप मोरल के लिए यदि ऑफिसर लोग या प्रबंधक मंडल लोग अच्छा व्यवहार करते हैं अपने नीचे के साथियों के साथ, तब ग्रुप मोरल अच्छा होता है। इसके बाद आता है सामाजिक कारक। जो औद्योगिक मनोबल है वह सामाजिक कारकों द्वारा इस प्रकार प्रभावित होता है कि एक व्यक्ति के काम की अपनी प्रेस्टीज होती है, अपनी प्रतिष्ठा होती है। यदि उस कार्य की अच्छी प्रतिष्ठा है, उस कार्य को समाज में एक्सेप्टेंस दी जाती है, तो ग्रुप मोरल अच्छा होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोरल, मनोबल को प्रभावित करने वाले कारक। क्रच एवं क्रचफील्ड ने मनोबल के निम्न निर्धारक बताए हैं। कर्मचारी में एकता भाव सदैव बने रहने से उनका मनोबल उच्च होगा। विघटनकारी तत्वों की न्यूनता हो जो आपसी मतभेद उत्पन्न न करते हों, तब मनोबल उच्च होगा। कर्मचारियों के सामने सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए जिसकी प्राप्ति हेतु कर्मचारी सहयोग से कार्य करें। यदि सहयोग पूर्ण वातावरण होगा तो भी हमारा मनोबल उच्च होगा। कर्मचारी की रुचियों और अभिरुचियों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि प्रबंधक मंडल अपने नीचे के कर्मचारियों की रुचियों का ध्यान रखता है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो ग्रुप मोरल ऊंचा होता है। प्रबंधकों की कर्मचारियों के प्रति और कर्मचारियों की प्रबंधकों के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति होनी चाहिए। अर्थात कर्मचारियों का और प्रबंधकों का एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए एक दूसरे के लिए। यदि पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो दोनों में ही संतुष्टि का भाव होगा, और संतुष्टि होगी तो इंडस्ट्रियल मॉरल ऊंचा होगा। कारखाने के प्रति सभी कर्मचारियों की आंतरिक इच्छा, इसका अर्थ यह है कि
कारखाने के लिए या कारखाने के काम के लिए सभी लोग या सभी कर्मचारी प्रतिबद्ध हों। उनकी आंतरिक इच्छा हो कि हम जिस फर्म में काम करते हैं वह फर्म ऊंची हो, उसका विकास हो। यदि ऐसा है तो व्यक्तियों का मनोबल उच्च होगा। यदि इसके विपरीत कोई चीजें होती हैं तो वहां के व्यक्तियों का मनोबल नीचा होगा। ब्लम ने मनोबल के कुछ और भी धनात्मक निर्धारक बताए हैं जो इस प्रकार है। सामूहिक सहयोग की भावना मनोबल को उच्च बनाती है। समूह के उद्देश्य निश्चित करने के बाद प्रबंधकों को कुछ ऐसे लक्ष्य निश्चित करने चाहिए जो सभी के लिए हितकर हों। कर्मचारियों को वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में पता हो। औद्योगिक लक्ष्यों के निर्धारण वस्तुगत हों ताकि सुगमता से कर्मचारियों की पहुंच के भीतर हों। कर्मचारियों की मूल आवश्यकता के साथ साथ सहायक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो। कर्मचारी त्याग और लाभ के बराबर के भागीदार हों और कर्मचारियों में मैं के बदले हम का भाव सम्मिलित हो। यदि किसी भी कर्मचारी में या किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों में ये 7 कारक या 7 निर्धारक होते हैं तो वहां उन लोगों का या उस फर्म के लोगों का मनोबल उच्च होता है। सबसे मुख्य बात यह है कि कर्मचारी में मैं का भाव नहीं होना चाहिए, प्रबंधकों में मैं का भाव नहीं होना चाहिए। मैं अर्थात अहम, मैं अर्थात अपना, बल्कि कर्मचारियों और प्रबंधकों में एक सहयोगपूर्ण वातावरण बने और उनमें यह भावना हो कि ये हमारी फर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। यदि हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, हम अपने फर्म को ऊंचा उठाएंगे, हम अपने फर्म का विकास करेंगे, तो हमारी सबकी आवश्यकताओं की अच्छी प्रकार पूर्ति होगी और जो समूह के उद्देश्य हैं और समूह के लक्ष्य हैं वो भी अपनी अपनी जगह ठीक प्रकार से पूरे होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल मोरल, कि इंडस्ट्रियल मोरल को कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहला आता है एक्सपर्ट मेथड। इस एक्सपर्ट मेथड का अर्थ यह है कि प्रबंधक एक विशेषज्ञ की नियुक्ति करता है। वह विशेषज्ञ मनोबल के निम्न स्तर के कारणों को जानने की कोशिश करता है और जानने के बाद उसका समाधान करता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल स्पाई मेथड, औद्योगिक जासूस विधि। इसमें भी प्रबंधक मंडल के द्वारा एक विशेषज्ञ कारखाने में नियुक्त किया जाता है। यह विशेषज्ञ कर्मचारियों के साथ किसी भी पद पर कार्य करता है, लेकिन कर्मचारी को उसके बारे में यह तो जानकारी होती है कि वह हमारे साथ काम कर रहा है, लेकिन यह जानकारी नहीं होती है कि वह हमें ऑब्जर्व कर रहा है। अर्थात एक जासूस की तरह वह कर्मचारियों के कार्य की प्रक्रियाओं को, वहां के वातावरण को, उनकी समस्याओं को ऑब्जर्व करता है, एक रिपोर्ट बनाता है और एक रिपोर्ट तैयार करके प्रबंध मंडल या और मैनेजमेंट के सामने उस रिपोर्ट को रखता है और उस रिपोर्ट के साथ साथ उनकी जो प्रॉब्लम है उसके समाधान को भी वह प्रस्तुत करता है। तीसरा है इंडस्ट्रियल काउंसलर मेथड। इंडस्ट्रियल काउंसलर मेथड का अर्थ है कि इंडस्ट्री में कुछ काउंसलर रखे जाते हैं, परामर्शदाता रखे जाते हैं और वो परामर्शदाता एक ब्रिज का काम करते हैं। यह ब्रिज मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच का होता है। वह काउंसलर मैनेजमेंट की बातों को कर्मचारियों तक पहुंचाता है और कर्मचारी की समस्याओं को मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। इस प्रकार ये जो काउंसलर है वह मैनेजमेंट और कर्मचारियों दोनों की समस्याओं को सुनता है और समस्याओं को सुनने के बाद एक बीच का रास्ता अपनाता है और बीच के रास्ते को अपनाकर
दोनों की समस्याओं का समाधान करता है ताकि वह इंडस्ट्री फल फूल सके, उस इंडस्ट्री का विकास हो सके। और उसके बाद एक मेथड आता है एम्प्लॉय प्रॉब्लम अप्रोच, कर्मचारी समस्या उपागम। यह अप्रोच ऊपर के तीनों विधियों अर्थात एक्सपर्ट मेथड, इंडस्ट्रियल स्पाई मेथड और इंडस्ट्रियल काउंसलर मेथड से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। इस विधि में कुशल कर्मचारी जितने भी होते हैं उनके 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 सामने कुछ मनोवैज्ञानिक उनकी समस्याओं को डिस्कस करते हैं और वह मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं बताते हैं बल्कि उन्हीं कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं कि उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। जब कर्मचारी अपनी समस्याओं को फेस करते हैं और वो भी एक ग्रुप में फेस करते हैं, इस ग्रुप में समस्याओं को फेस करने के साथ वो उसके समाधान की ओर अपनी अप्रोच बनाते हैं, समाधान करते हैं और इससे ग्रुप मोरेल ऊंचा होता है और जब संतुष्टि बढ़ती है और ग्रुप मोरेल और संतुष्टि बढ़ने के साथ साथ एक इंडस्ट्री का विकास होता है। तो इन 4 मेथड के द्वारा किसी भी इंडस्ट्रियल मोरेल को बढ़ाया जा सकता है। यह कौन सी विधि अपनाई जाएगी यह डिपेंड करता है उस इंडस्ट्री के सिचुएशन के ऊपर, वहाँ की कार्य परिस्थितियों के ऊपर, वहाँ के कर्मचारियों और वहाँ के प्रबंध मंडल के ऊपर। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है लीडरशिप। लीडरशिप जिसका अर्थ है प्रसिद्धि। लोकतांत्रिक दृष्टि से इसका अर्थ उस स्थिति से समझा जाता है जिसमें कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे व्यक्तियों को फॉलो करते हैं और उनके आदेशों की पालना करते हैं। कभी कभी यदि कोई व्यक्ति शक्ति के आधार पर मनचाहा व्यवहार करवा लेने की क्षमता रखता है, वह भी नेतृत्व में आता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि नेतृत्व का तात्पर्य व्यवहार का वह ढंग है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से प्रभावित न होकर अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करता है। चाहे व्यवहार को प्रभावित करने का तरीका शक्ति से उत्प्रोत हो या किसी कार्य दबाव के कारण हो या उसकी अपने स्वयं के व्यक्तिगत गुणों के कारण हो, लेकिन एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है। यही लीडरशिप है, यही नेतृत्व है। यदि हम और इस पर गहराई से ध्यान दें तो विशिष्ट पर्यावरण, व्यक्ति की स्थिति, निर्देश, नेतृत्व अर्थात व्यक्ति एक विशेष पर्यावरण जैसे आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि में विशेष स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो वह अपनी क्षमताओं अथवा गुणों के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने लगता है। यही नेतृत्व की स्थिति है। नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरों के व्यवहार को उससे अधिक प्रभावित करता है जितना कि दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार नेता को प्रभावित करते हैं। अर्थात यदि इसके ओवरऑल लीडरशिप को देखा जाए तो इसमें एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति का व्यवहार कुछ व्यक्तियों या एक समूह को प्रभावित करता है। वह समूह या वह व्यक्ति उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं, उसके आदेशों की पालना करते हैं, उसका जैसा व्यवहार होता है वैसा ही वे अनुकरण करने लग जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व की कुछ विशेषताएं होती हैं। नेतृत्व एक विशेष व्यवहार है जिसमें प्रभुत्व, सुझाव तथा आग्रह का सम्मिश्रण होता है। नेतृत्व के लिए 2 पक्ष, नेता और अनुयायी का होना अनिवार्य है। नेता अनुयायियों के व्यवहार को अधिक सीमा तक प्रभावित करता है। नेतृत्व संबंधित प्रभाव दबाव युक्त नहीं होता, इसे साधारण तथा स्वेच्छापूर्वक ग्रहण किया जाता है। दबाव केवल नेता के नैतिक प्रभाव का होता है। नेतृत्व
अनियोजित न होकर विचार पूर्वक अनुयायियों के व्यवहारों को निश्चित दिशा में मोड़ देने की एक प्रक्रिया है। पीगर्स ने कहा कि नेतृत्व पारस्परिक उत्तेजना की प्रक्रिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नेतृत्व के द्वारा व्यवहारों में किया जाने वाला परिवर्तन उत्तेजना से प्रभावित होता है। नेतृत्व एक विशेष परिस्थिति या क्षेत्र है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह से नेतृत्व से प्रभावित हो सकता है या नेतृत्व को प्रभावित कर सकता है। ये विशेषताएं नेतृत्व की होती हैं। अब इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल लीडरशिप। एक सफल नेतृत्व के क्या विशेषताएं होती हैं? क्रेग एवं चार्टस ने एक सफल नेता के निम्नलिखित गुणों को आवश्यक माना है। समर्थता, अर्थात नेता में यह कौशल हो कि वह कर्मचारी से काम ले सके। दूसरा, नेता में ऐसे गुण होने चाहिए जिससे कर्मचारी उसको सम्मान दे सके। तीसरा, नेता का कर्मचारियों से पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए। चौथा, नेता को प्रशिक्षित होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, जिससे वह कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित कर सके। कर्मचारियों के साथ वादिता रखने वाला, एक अच्छा व्यवहार रखने वाला तथा किसी भी कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी की बुराई न करने वाला नेता होना चाहिए। नेता में आत्मविश्वास हो ताकि वह अपनी विषय परिस्थितियों में भी अपने को कमजोर, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को कमजोर ना समझे। नेता में अपने क्रोध को नियंत्रण रखने की क्षमता हो। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्मचारी उसके आदेशों का पालन करते रहें या करते हैं या नहीं करते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों को उचित को भी मानने वाला तथा अपनी योग्यता और सुझावों द्वारा कर्मचारियों से कार्य लेने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से कर्मचारियों को डांटने की क्षमता तथा समय आने पर उनकी प्रशंसा और उन्हें प्यार करने की योग्यता भी उस व्यक्ति में होनी चाहिए। परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता, यदि ये सारे गुण किसी भी लीडर में होंगे तो वह एक सक्सेसफुल लीडर हो सकता है या सक्सेसफुल लीडरशिप कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रीजंस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर। समस्याओं की ओर ध्यान देना, सामूहिक बैठक करना, निश्चित उद्देश्य की जानकारी देना, कार्य क्षमता के मापदंड निश्चित करना, उचित निर्णय लेना और कर्मचारियों को प्रेरणा देना। लॉज ऑफ लीडरशिप, समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनना, सोच समझकर निर्णय लेना, कर्मचारियों को हतोत्साहित न करना, नेता कम से कम संवेदनशील व संवेगशील हो, नेता स्वयं वाद विवाद से बचा रहे और कर्मचारियों की प्रशंसा करना। यदि इन नियमों के आधार पर एक व्यक्ति चलता है, एक नेता चलता है, तो वह एक सक्सेसफुल लीडर माना जा सकता है। उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों के सुख और दुख में भागीदार हो, उनकी समस्याओं को बिल्कुल ठीक प्रकार से सुने, उसमें सिंपैथी और एम्पैथी का भाव हो, वह हर एक कर्मचारी की प्रशंसा करे, किसी भी कर्मचारी को हतोत्साहित ना करे। यदि एक ध्यान दिया जाए इस पूरे टॉपिक में, एक ग्रुप मोरेल और लीडरशिप। ग्रुप मोरेल एक समूह का भाव है, समूह में विश्वास का भाव है और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो ग्रुप मोरेल को बढ़ाती हैं और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो ग्रुप मोरेल को घटाती हैं। किसी भी इंडस्ट्री में प्रबंध मंडल को यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मचारी का औद्योगिक मनोबल बढ़े और
यदि हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप, एक सक्सेसफुल लीडर होने के लिए यह आवश्यक है कि वह उस नेता को अपने उद्योग के उद्देश्यों, उद्योग के लक्ष्यों का पता हो, अपनी कर्मचारी के समस्याओं का पता हो, उनके व्यवहार करने का तरीकों का पता हो, या किसी भी कर्मचारी से वह पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनाए, तो एक सक्सेसफुल लीडर माना जा सकता है। यही दो मुख्य कॉन्सेप्ट हैं अभी के लेक्चर के, एक इंडस्ट्रियल मोरल और लीडरशिप। थैंक यू वेरी मच।